इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स। एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स में सबसे पहली चीज़ है कि एल्कीन्स हमारे पास जितनी भी होती हैं वो सारी नेचर में होती हैं एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो जनरल नेचर जो होती है एल्कीन्स की वो होती है न्यूक्लियोफिलिक। एल्कीन्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करते हैं एल्कीन्स पे तो एल्कीन्स क्या करती हैं, उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास कोई एल्कीन है, इसके अंदर हमने Br2 ऐड कर दिया, तो एल्कीन्स क्या करती हैं, इस Br2 पे अटैक करती हैं और सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन कर देती हैं ब्रोमीनियम आयन की, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन हो जाती है ब्रोमीनियम आयन की, और ये जो Br नेगेटिव निकला ये वापस से अटैक करके इस ब्रोमीनियम आयन को ओपन करता है, और यहाँ पे हमारे पास दो ब्रोमीन इस तरह से ऐड हो जाते हैं एक एल्कीन के ऊपर, जहाँ पे दोनों ब्रोमीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, एंटी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसको किस तरह से दिखा सकते हो, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो या इस तरह से भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे Br2 है, ब्रोमीन के लोन पेयर अटैक करते हैं इस कार्बन पे और ये बॉन्ड अटैक करता है ब्रोमीन पे, वापस से यहाँ पे ये वाला ब्रोमीन निकल जाता है। तो इस तरह से भी आप इसकी फॉर्मेशन को दिखा सकते हो, ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन को। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमें कैसे पता कि ऐसे रिएक्शन होती है, तो हमने क्या किया, हमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एल्कीन लिया गया जिसपे ये दो R ग्रुप जो थे एल्कीन पे, ये बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप थे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू में तो Br2 ऐड किया गया, तो Br2 ने किस चीज़ की फॉर्मेशन कर दी यहाँ पे, ब्रोमीनियम आयन की। ठीक है, ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। अब Br2 को कहाँ से Br नेगेटिव जो निकला था Br2 से, इट मस्ट अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ Br पॉजिटिव, बट दिस वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ, बिकॉज ये R ग्रुप जो थे बहुत ज़्यादा बड़े थे, इनके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे Br नेगेटिव अटैक नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पे आगे रिएक्शन नहीं हुई। और इस हिंडर्ड ब्रोमीनियम आयन को हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसकी स्ट्रक्चर को इल्यूडिशिएट किया है। इस तरह से हमें पता है कि ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। और ब्रोमीनियम आयन को आप पहले भी देख चुके हो, आपने ब्रोमीनियम आयन नहीं, पहले आपने कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन जिसमें बैक बॉन्डिंग से ये जो कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस में पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटाइन वो होता है जो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे एक तरह से ब्रोमीनियम आयन भी एक तरह का कार्बोकेटाइन है जिसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू ब्रोमीन ने स्टेबल किया हुआ है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे कोई कैटायन था जिसको ब्रोमीन ने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। तो इस तरह से ब्रोमीनियम आयन को आप एक तरह से कार्बोकेटायन की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, ब्रोमीनियम आयन के बारे में। अब दूसरी चीज़, ये एल्कीन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक होती हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करा सकते हैं। पिछली रिएक्शन में हमने ब्रोमीन का अटैक कराया था। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि हम इपोक्सीडेशन कर सकते हैं एल्कीन्स का। ठीक है, हम एल्कीन्स का कर सकते हैं इपोक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल इपोक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं सबसे बेस्ट पर एसिड। ठीक है, पर एसिड क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, या परऑक्साइड जिसमें लिंकिंग होती है। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो MCPBA होता है, एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं MCPBA। एक स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास जो पर एसिड होता है वो ये वाला होता है, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट पर एसिड होता है। ठीक है, तो इन पर एसिड्स का यूज करके हम एल्कीन की इपोक्सीडेशन कर सकते हैं। इपोक्साइड होता है जहाँ पे एक ही ऑक्सीजन दो कार्बन एटम्स से जुड़ी हुई है। सपोज करो हमारे पास ऐसे एल्कीन थी, तो हम उसके अंदर MCPBA ऐड करके इसको इस इपोक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। दूसरी चीज़ की मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मैं ज़्यादा ऑर्बिटल पिक्चर में नहीं जाऊंगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन बताने के लिए देखो हमारे पास जो एल्कीन होता है
उसके अंदर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होगा, ठीक है। सपोज करो मैं इसको बोल देता हूँ पाई ऑर्बिटल है ये एल्कीन का, ठीक है। और होमो वाला पाई ऑर्बिटल है, होमो मीन्स पाई ऑर्बिटल है, पाई स्टार मीन्स यहाँ पे लूमो वाला होता, तो यहाँ पे होमो वाला है। यहाँ पे जो इपोक्सीडेशन होता है, देखो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है इन दोनों ऑक्सीजन का, जहाँ पे अपोजिट लोब एक दूसरे के सामने है, वहाँ पे ये अटैक करता है और इपोक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। देखो अगर ट्रांजिशन स्टेट हम बनाए कुछ ऐसे बनेगी, सपोज करो ये हमारे पास एल्कीन था, तो एल्कीन में क्या होता है, देखो ये हमारे पास पर एसिड है, तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन वाला, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इस कार्बन पे, और इस कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता है हाइड्रोजन पे। देखो मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ तो क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे था। और यहाँ पे ये एराइल रिंग, तो क्या हो रहा है, देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट होता दिखा दिया और यहाँ से ब्रेक होता दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको ऐसे दिखा दिया। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो एक तरह से ये वाली हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब हमारा इपोक्सीडेशन होता है, ठीक है। आई मीन जब मॉलिक्यूल का इपोक्सीडेशन होता है तो इस तरह से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो देखो ये मैकेनिज्म है इपोक्सीडेशन का कैसे होता है, एक तरह से कंसर्टेड मैनर में इपोक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिएजेंट कौन से यूज करते हैं, हम परेसिड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है कि इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है या स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। देखो सबसे पहले स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इपोक्सीडेशन जो होती है वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक होती है नेचर में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे सिस एल्कीन है, उसकी अगर हम इपोक्सीडेशन करते हैं तो इपोक्सीडेशन होने के बाद जो दोनों आर ग्रुप है, यहाँ पे सिस थे तो यहाँ पे सिस ही रहेंगे। सपोज करो ये वाला आर ग्रुप अबोधी प्लेन है तो ये वाला आर ग्रुप भी अबोधी प्लेन रहेगा इपोक्साइड बनने के बाद। ऐसे ही अगर ये वाले यहाँ पे आर ग्रुप दोनों एंटी थे, यहाँ पे हम इपोक्सीडेशन करते हैं तो अगर ये वाला आर ग्रुप अबोधी प्लेन है तो दूसरा आर ग्रुप इसका एंटी होगा, यानी कि दूसरा आर ग्रुप यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा इपोक्साइड फॉर्म होने के बाद। तो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है रिएक्शन, क्यों होती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है साइक्लिक होती है, रिएक्शन कंसर्टेड मैनर में होती है, इसलिए हमारी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। सिस जो एल्कीन है वो सिस इपोक्साइड देगी, अगर ये सिस एल्कीन है हमारे पास तो ये क्या देगी, सिस इपोक्साइड देगी। अगर जो ट्रांस एल्कीन है हमारे पास वो ट्रांस इपोक्साइड देगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ रीजियो सिलेक्टिविटी क्या है, यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एल्कीन है तब कौन सी एल्कीन का इपोक्सीडेशन होगा। तो ये इपोक्सीडेशन हो रहा है एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से। तो जो एल्कीन जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी उसका इजीली इपोक्सीडेशन हो जाएगा। ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसी एल्कीन पे उतनी फास्ट इपोक्सीडेशन करेगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एल्कीन के पास होगी, जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगी, यानी कि सबसे पहले टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, उसके बाद ट्राई सब्सटीट्यूटेड, फिर डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, फिर ये वाली डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड और फिर नॉन सब्सटीट्यूटेड। इस तरह से इस साइड में जो रेट है इपोक्सीडेशन का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है।
तो ये बात होगी रेडियो सेलेक्टिविटी की। उसके बाद हमें बताया गया है कि कुछ इपोक्साइड कार्सिनोजेनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एल्कीन है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं KSHO5, तो यहाँ पे इस तरह से एक इपोक्साइड जैसे रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्या करती है, ये हमारा जो DNA होता है उसके अंदर अगर कोई एल्कीन प्रेजेंट है, वहाँ पे अगर कोई एल्कीन प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है कंपाउंड, ये उसकी इपोक्सीडेशन कर देता है। DNA का जो पार्ट है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी इपोक्सीडेशन कर देता है, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकलता है एसीटोन। देखो ऐसे होती है रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन था सेम मैनर में, ठीक है, इस तरह से। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो देखो शुरू में तो एक तरह से ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये बचा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस तरह से ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इपोक्सीडेशन कर देता है DNA में अगर कोई डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद कुछ एंजाइम में होते हैं जो इपोक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। जैसे लिवर में जो एंजाइम होते हैं, लिवर में जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, इतने पावरफुल इपोक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि जो बेंजीन होती है, इवन बेंजीन का भी इपोक्सीडेशन कर सकते हैं। जो लिवर एंजाइम होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इवन बेंजीन रिंग का भी इपोक्सीडेशन कर देते हैं। इतने पावरफुल इपोक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्केन्स। इसके अंदर कुछ नहीं, हमने ये पढ़ा है कि एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करते हैं, ब्रोमीन पे अटैक कर देते हैं, इसी तरह से पेरिसिड्स पे अटैक करते हैं और इपोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। पेरिसिड्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहले पेरिसिड्स में रिएजेंट कौन से यूज करते हैं, हम पेरिसिड यूज करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म कंसर्टेड होता है। उसके बाद पढ़ा कि स्टीरियो जो रहती है फिक्स रहती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है इपोक्सीडेशन। और रेट के बारे में, रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में कि मोर सब्सटीट्यूटेड का जल्दी इपोक्सीडेशन होता है। तो मेन यही था इसके अंदर इपोक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होती है रिंग ओपनिंग की इपोक्साइड की। सो थैंक यू।